ईश्वर। नमस्ते सर। और बताइए, कल जो पढ़ाया वो सब समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ रहा है। तो आज हम बात करने ठीक है वाले सर। हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो मार्केटिंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते थे कि मार्केटिंग तो बात की बात है। कोई भी कंपनी है वो किसी एनवायरनमेंट में ही काम करती है, और जिस एनवायरनमेंट में वो काम करती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, अगर हम मोटा मोटा तौर पे देखें, बट व्हेन वी फोकस ऑन मार्केटिंग ओनली, तो जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी जाहिर सी बात है बिजनेस एनवायरनमेंट में ही रहेगी। ठीक है ना? तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट नाम दे देते हैं उसको, क्योंकि हमें केवल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फैक्टर्स देखने हैं। लेकिन जब बात ओवरऑल कंपनी की होती है तब जो टर्म आता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कंपनी के एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे वही चीज़ें आपको सेम बिजनेस एनवायरनमेंट में मिलेंगी, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मिलेंगी। यहाँ पे हम स्पेसिफिक फोकस रख रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो इन्वायरमेंट हमें फोकस करना है दैट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें वो सारे फैक्टर्स या फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कंपनी के मार्केटिंग पॉलिसीज को, डिसीजंस को, ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे फोर्सेस या फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो असर डाल देती हैं हमारी कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसीज़ पे, डिसीजंस पे, ऑपरेशंस पे। और वो ऐसी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, हमारे आसपास हो रही हैं। आसपास मतलब जहाँ पर भी हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अपनी अप्लाई करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो हो रही हैं, राइट। तो कई बार तो हमारे बिजनेस को, हमारी एक्टिविटीज़ को ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, यानी केवल हम ही को कर रही हैं। कई बार क्या होता है कि सबके लिए है, पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है तो हम भी अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्टली, राइट। तो ये जो फोर्सेस हैं अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाते हैं, यानी बदल रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ नया नया बदलाव हो रहा है लगातार, तो इनको बोल देते हैं हम डायनेमिक एनवायरनमेंट। इन्हीं फोर्सेस को, इन फैक्टर्स को मिला नाम है बस। डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, कीप चेंजिंग। और जब ये कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखाते, मतलब हल्का फुल्का बदलाव, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, क्योंकि बदलाव तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है एनवायरनमेंट में, तो इसको हम स्टैटिक एनवायरनमेंट कह देते हैं, जिसमें क्या है कि आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ओके, तो ये जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, स्टैटिक एनवायरनमेंट है, दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस। ओके, अदरवाइज इस पूरे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, वन इंटरनल एंड अनदर एक्सटर्नल। आप देख सकते हैं देयर इज द इमेज। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के दो पार्ट हुए, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनल, इंटरनल मीन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन कंपनी, यानी कंपनी के अंदर की बात है। तो ये हर कंपनी की अपने अंदर की बात यानी अलग ही मैटर होगा। ओके, और ये कंपनी के बाहर की बात है, यानी कि आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट तो कई बार सब लोगों के लिए कॉमन हो सकता है और कई बार डिफर भी कर सकता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इनके लिए कंट्रोलेबल फैक्टर टर्म यूज किया गया और यहाँ यूज किया गया अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ये तो आपकी कंपनी के अंदर की बात है ना, आप उसे तो कंट्रोल कर ही सकते हो। और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट की बात है दैट इज अनकंट्रोलेबल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप केवल उसके लिए बेहतर तैयारी कर सकते हो। अगर आपको जानकारी मिल जाती है, जैसे कि कोविड आया, अगर कोविड की जानकारी आपको पहले से मिल जाती है, एंटीसिपेशन कर लेते हैं अब इस बात का, तो आप इसे रोक तो सकते नहीं है, आप केवल इसके लिए तैयारी कर सकते हैं कि आपका बिजनेस इससे कम से कम अफेक्ट हो। तो आप केवल प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, फाइन। इसी तरीके से जैसे कोविड तो एक थ्रेट हो गया, इसी तरीके से एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, कई बार मौके होते हैं सरकार के डिसीजंस की वजह से, किसी वजह से, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं पहले से अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट, अनदर इज मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब स्मॉल हुआ, मैक्रो यानी कि बड़ा हो गया। ओके,
तो जरा पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। नेक्स्ट इज इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इसी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो इसमें वो फोर्सेज या फैक्टर्स काम करते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इसीलिए इसको कंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है? भाई कंपनी का मिशन हो गया, उनको आखिरकार करना क्या है, विजन किस लिए उन्होंने कंपनी फॉर्म की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस साल क्या अचीव करना है, ओके, तो उसमें वो चेंजेस भी कर सकते हैं। उनके कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अगर लग रहा है कि भाई पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। इमेज एंड गुडविल, ये उनके एंड की बात है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये उनके एंड की बात है, ओके। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की हम जब बात करते हैं तो वही आपका मार्केटिंग मिक्स आ जाता है, और वहाँ पे फिर आपका प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, वो सब चलता है, ओके। टेक्निकल कैपेसिटी ये इंक्रीज की जा सकती है, मैनेजरियल स्किल्स बढ़ाया जा सकता है, ओके। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस इसमें भी चेंज किए जा सकते हैं, इसमें भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फाइनेंस का मामला है, सेल्स फोर्स का मामला है, प्रोडक्शन है, रिसर्च है, इंटरनल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स हैं, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब विद इन द कंपनी वाला मामला है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, एटीट्यूड ऑफ स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हुआ, और ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ये कई सारे फैक्टर्स हैं। हमको केवल इतना दिमाग में रखना है कि कंपनी के अंदर की बात है, और जब टर्म ऐसे आएंगे तो हम खुद समझ पाएंगे कि हाँ कंपनी क्या कंट्रोल कर सकती है विद इन इट्स एनवायरनमेंट और क्या नहीं कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन बस पता होना चाहिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर फोर्सेस काम करते हैं विच आर देयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ओके। तो इनको बस एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेना है, एक आध फैक्टर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, ये फैक्टर है, बताइए किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है, इंटरनल से करता है, एक्सटर्नल से करता है, तो वो चीज़ है, ठीक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे क्या आ जाता है भाई, ये वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इसीलिए इनको अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोला गया, ओके। माइक्रो मैक्रो दोनों आएंगे, पहले माइक्रो को समझेंगे। माइक्रो में कौन से फोर्सेज आ रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो है, लेकिन वो फोर्सेज हैं, वो फैक्टर है जो कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैक्रो में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, बस माइक्रो और मैक्रो में ये फर्क है, यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनडायरेक्टली करते हैं, उसका एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है इसलिए। अब डायरेक्टली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी कंपनी को, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, वो उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी फैक्टर उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा ये फैक्टर माइक्रो से बिलोंग करता है या मैक्रो से बिलोंग करता है या इंटरनल से बिलोंग करता है, ओके। सप्लायर्स, आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और भी हो सकते हैं, ओके। तो देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे हमारी कंपनी पे असर डालेगा। मान लीजिए भाई सप्लायर जो रॉ मटेरियल हमको प्रोवाइड करता है, अगर उसके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई उसके सिस्टम में, या मान लीजिए गवर्नमेंट ने उस पर कुछ बैन लगा दिया, या उसके यहाँ कोई ट्रेजिडी हो गई, ट्रेजिडी से मतलब ये है कि उसकी फैक्ट्री में आग लगी, बहुत बड़ी सी घटना ऐसी हो गई, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस भी उससे अफेक्ट होगा, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज भी उससे अफेक्ट होंगी, ओके। तो सप्लायर्स इसलिए इसका पार्ट है माइक्रो, और इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितने लोगों से माल सप्लाई के कंट्रोल में रहेंगे, 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं है कि 10-20 लोगों के सप्लायर के टच में आप रहेंगे, 1 या 2 के टच में ही रहते हैं जनरली जो आपको माल सप्लाई करते हैं, ओके। क्योंकि आपको एक ही क्वालिटी का माल चाहिए होता है, तो जनरली तो यही रहता है 1 या 2 सप्लायर से आप अपना माल खरीदते हैं, ठीक है। या ये हो सकता है कि अलग अलग आपने अपने सेटअप बना रखे हैं अलग अलग ब्रांचेस का, तो उसका किसी का माल कहीं से आ रहा है, किसी का कहीं से आ रहा है, खैर कहीं एक भी दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे, आपके डिसीजंस पे असर पड़ेगा, तो इसीलिए ये माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है और आउटसाइड एनवायरनमेंट है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कस्टमर्स। कस्टमर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट से कुछ और बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रीसेलर हो सकते हैं आपसे खरीदते हैं किसी और को बेच देते हैं, ओके। तो ये आपके लिए तो वो भी कस्टमर्स हैं, फाइन, तो उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अफेक्ट कर सकते हैं। इंटरमीडियरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, यहाँ पे भी अगर कोई ब्लॉकेज होगी तो आपको असर पड़ेगा इसका।
कंपेटिटर्स हो गए आपके, कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसमें बाकी भी डील कर रहे हैं, आपके मार्केट का साइज क्या है, आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, मार्केट एंट्री एंड एग्जिट के बैरियर्स क्या हैं। तो कंपेटिटर्स तो जाहिर सी बात है आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी पे असर डालते ही हैं, ठीक है ना। आपका कंपेटिटर जो भी स्ट्रेटेजी बनाएगा आपको उसका अपडेट रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मूव तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट हुआ आपका पब्लिक्स। तो जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक में वो लोग आते हैं, वो ग्रुप आता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। कौन कौन से हो सकते हैं? फाइनेंशियल पब्लिक हो सकती है, जो लोग हमको लोन देते हैं, भाई उसका इंटरेस्ट है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसने पैसा दिया वो उसे वापस भी चाहिए। बैंक्स हुए, इन्वेस्टमेंट हाउसेज हुए, स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स कह सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हुआ आपका मीडिया पब्लिक, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, जाहिर सी बात है ये भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो उछाल देंगे, अच्छा होगा तो उसको प्रमोट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको इनको भी खुश करके रखना पड़ता है, तो आपके लिए ये भी पब्लिक है। रेगुलेशन एजेंसीज जैसे कि ट्राई हुआ टेलीकम्युनिकेशन के लिए, एडा हुआ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इस तरीके से जिस भी नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ रेगुलेशन एजेंसीज हैं, आपको उनके साथ भी बना के रखनी है। वहाँ कुछ गड़बड़ होगी तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ सिटीजन एक्शन ग्रुप्स जैसे कि पेटा, ग्रीन पीस, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है सोसाइटी टाइप। तो अगर कुछ आप ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं तो इनके थ्रू आवाज़ उठाई जाती है, तो आपको इनको भी थोड़ा सा इनके साथ रिश्ते बना के रखने पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अमेजन पे एक केस हुआ था कि भाई उन्होंने एक पैरदान ऐसा बेच दिया इंडिया के अंदर, फ्लैश कर दिया, जिस पे गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो अब उसका जो है विरोध होना शुरू हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको इनके साथ भी बना के रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इंटरनल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक आपके एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट वगैरह लोग हो सकते हैं, उनके साथ भी बना के रखिए, उनको खुश रखिए, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे काम पे तो फिर काम कैसे कराओगे, प्रोडक्शन आपका हैम्पर हो जाएगा, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जनरल पब्लिक की हम बात करें तो जो हमारे कस्टमर्स को छोड़ के बाकी लोग हुए पोटेंशियल कस्टमर, जिनको हम कस्टमर बनाना चाहते हैं, या नॉन कस्टमर जो हमारे कस्टमर नहीं है, किसी और के कस्टमर हैं, तो वो भी लेकिन इमेज तो क्रिएट करते हैं हमारे बारे में, अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव फैलाएंगे। तो हमें ऐसी इमेज तैयार करके रखनी है, ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है कि ये अच्छा सोचें। तो इनकी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग डिसीजंस, ऑपरेशंस सब पे असर पड़ सकता है, इसलिए इनके साथ बना के रखिए, इनके बारे में जानकारी रखिए। तो ये फैक्टर्स हैं किसके? आपके माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इनको याद रख कर लीजिए। मेन जो मैंने हाईलाइट किए बस यही याद रखना है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आ सकता है। नेक्स्ट हुआ मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो में क्या आएगा? भाई वो फोर्सेस हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो इनडायरेक्टली आपकी मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। ओके, और इसको कई बार नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी कह दिया जाता है अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए। जब तक इसमें से इकोनॉमिक फैक्टर एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा इसे हम मैक्रो इन्वायरमेंट ही कहेंगे, लेकिन जब इकोनॉमिक फैक्टर हटा देंगे तो जो बचा हुआ रह गया वो नॉन इकोनॉमिक हो सकता है, केवल जानकारी के लिए बताया। जनरली इसमें 6 फैक्टर्स हैं। पहला हुआ आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है कि आप जिस कंट्री में, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो उसका नेचर क्या है, तो वो आपके बिजनेस पे, आपकी एक्टिविटीज़ पे, मार्केटिंग डिसीजंस पे असर डालेगा। जो उसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है, ठीक है ना, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो असर डालेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसा है, एक्टिव रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट या पैसिव रोल प्ले कर रही है, वो असर डालेगा। आपके फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर एंडोमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। ओके, मार्केट्स कैसे हैं, कि कंपटीशन कितना है वगैरह, तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। महंगाई वगैरह ये सारे मुद्दे इसी में आएंगे इकोनॉमिक फैक्टर में। ओके, तो इन पे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, ये फैक्टर्स खा लिए जाएंगे, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर ली उन्होंने, ओके, या मार्केट्स की बात कर ली, या इन्फ्लेशन की बात कर ली, या फैक्टर एनवायरनमेंट की बात कर ली, और आपसे पूछ लिया जाएगा ये किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है। यही आपको 4-5 ऑप्शन दिए हैं। डेमोग्राफिक, ओके, डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटीज की बात हो रही है, तो एज, जेंडर, एजुकेशन, एथनिक बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी, ये वही फैक्टर्स हैं।
ये मिलके क्या करते हैं, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मार्केटिंग डिसीजंस पे, ऑपरेशंस पे असर डालता है। नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट, या कई बार इसको एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। तो एनवायरनमेंट कंसर्न या एनवायरनमेंट की जो क्लाइमेट है, वहाँ का वेदर है जिसमें भी आप वर्क कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी वजह से कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके बिजनेस पे असर डालेंगी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ हो रहा है, इनोवेशन, इन्वेंशंस, वो भी आपके बिजनेस पे असर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज में उन्हीं को इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। ओके, पॉलिटो लीगल, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल। कई बार इनके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग और लीगल एनवायरनमेंट अलग। तो जब हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम सरकार और उसकी मंशा की बात करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। और जब हम लीगल की बात करते हैं तो दो पॉइंट आते हैं केवल यहाँ पे, लॉज, एक्ट्स और जुडिशरी के जजमेंट, ठीक है। और ये पॉलिटिक्स वाला मुद्दा तो पॉलिटिकल में ही है, फाइन। तो ये भी असर डालती हैं चीज़ें कि भाई जो कंट्री में गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है, उस स्टेबिलिटी कैसी है। अगर हाई मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है तो कोई भी किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर देगी, अगर अलायंस के साथ बनी है तो स्टेबल नहीं है वो गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो डिसीजन लेने में गड़बड़ाएगी। आप देख सकते हैं कि आजकल हमारी कंट्री में जो बिजनेस हाउस है, बिजनेस ग्रुप है, बड़ा खुश है क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके लिए सपोर्टिव हो रही है। ओके, तो अगली चीज़, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब इसके भी दो हिस्से किए जा सकते हैं, एक सोशल एनवायरनमेंट और दूसरा कल्चरल एनवायरनमेंट। तो जब सोशल की हम बात करेंगे तो सोसाइटी की बात करेंगे, हमारे कास्ट स्ट्रक्चर की बात होगी, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस की बात होगी। और जब हम कल्चर की बात करेंगे, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ की बात होगी, तो मिला जुला के इनको बोला जाता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो ये फैक्टर्स हैं, ये भी असर डालते हैं हमारे बिजनेस पे। अब आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, पहले इंटरनल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है विच इज़ विद इन द कंपनी, then it is affected by the micro environment which is the part of external environment, and then it is affected by the macro environment, this is another the part of external environment। तो ये दोनों जो हैं हमारे, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिस्सा हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्कैनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब स्कैनिंग का क्या मतलब है? स्कैनिंग का मतलब ये है कि जो अभी हमने ये सब तो समझ लिया कि ये सब चीज़ें असर डालती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें असर डालती हैं तो भाई इनके बारे में जानकारी रखिए ना, ठीक है, अप टू डेट रखिए। आप जानकारी रखेंगे तो उससे आपके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि या तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होगी तो उसका फायदा उठाइए, उसको एनकैश कीजिए। दूसरा ये होगा, आपको पता चलेगी थ्रेट कि भाई क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या हो जाइए, आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। मेन एडवांटेजेस ये हैं। ओके, तो इसीलिए कंटिन्यूस तौर पे क्या किया जाता है, इनका रिव्यू किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यानी कि इन फैक्टर्स से हम जानकारी इकट्ठी करेंगे, इनको इवेल्युएट करते रहेंगे। अब इसके लिए एक कंपनी बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है और इसमें भी उनकी ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व रहती है, पूरा एक नेटवर्क और सिस्टम इसका बना रहता है फॉर बिग कंपनीज। ओके, तो अफेक्ट तो खैर छोटी भी होती है बेचारी, लेकिन वो इतना फैला नहीं सकते ताकि इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बाकी कोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है फोकस करने के लिए, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं वो कर सकती हैं, एंड दे गो फॉर इट। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है ना। तो मेनली बात एक्सटर्नल सोर्सेज की होती है, टू अनकवर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करने वाले हैं या कर रहे हैं, ताकि आप उनकी तैयारी कर सकें। ओके, वेरियस मैथड्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड, इसमें कई सारी टेक्निक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मेथड्स टेक्निक्स जो बहुत पॉपुलर हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। स्वॉट एनालिसिस। सर स्कैनिंग क्यों करते हैं एनवायरनमेंट की? मैंने अभी अभी बताया आपको, स्कैनिंग करेंगे तो या तो हमें अपॉर्चुनिटी नजर आएगी जिसको हम एनकैश कर सकते हैं, या फिर थ्रेट नजर आएगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप अल्कोहल मेकिंग कंपनी है, सही है, और आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं। अब आपको पता लगा
कि भाई इंडिया का एक स्टेट है बिहार, वहाँ पे लिकर जो है बैन होने वाली है। अगर ये बात आपको फ्यू मंथ्स पहले पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? यू विल प्रिपेयर। आप क्या करेंगे कि बिहार से जो आपका रेवेन्यू आ रहा था उसको जनरेट करने के लिए कुछ और सोचेंगे, आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की सोचेंगे, अदर ऑप्शन सोचेंगे। देन यू गेट प्रिपेयर्ड, आपको ये जानकारी मिली। अब ये जानकारी किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। आप एनवायरमेंट की स्कैनिंग जी करेंगे सर। तब आपको जानकारी मिलेगी। क्लियर हुआ? जी सर, आ रहा है समझ में है आ ना? रहा ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल हम अपॉर्चुनिटी का भी ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए क्लॉथ मेकिंग कंपनी है और आपको पता लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट मूव लेने वाली है, अगले 1-2 महीने के अंदर पॉलीथीन को या प्लास्टिक बैग को कंप्लीटली बैन कर देगी पूरी कंट्री में। ओके, आपने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, आपने प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के थैले बनाना शुरू कर दिए बहुत सस्ती कॉस्ट में, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फैला दिया, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा? तो कैसे आपने पहचाना उस अपॉर्चुनिटी को? बिकॉज यू केप्ट ऑन स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। तो स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आगे समझते हैं। तो इसको स्कैन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से कुछ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने वो यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। तो स्वॉट एनालिसिस आता है, ये सुना है आपने पहले कभी? बहुत पॉपुलर है। है। नहीं नहीं सुना सर कभी। एक्चुअली केवल ये मार्केटिंग में नहीं, बिजनेस में लोगों की पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करने के लिए कई जगह पे ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत पॉपुलर है। खैर अभी हम डिस्कस करेंगे इसी डिटेल में। ओके, नेक्स्ट हुआ आपका एक थ्योरिस्ट थे, प्रोफेसर थे। ओके, माइकल पॉटर। उन्होंने एक 5 फोर्सेस मॉडल दिया था, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में ईटॉप कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसले एनालिसिस जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी पढ़ेंगे इसको हम। मार्केट सर्वे कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पैसले एनालिसिस उठा लिया और पूछ लिया बताइए भाई ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन वहाँ पे आपके आ गए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, या 2-3 ऑप्शन और दे दिया आपको। ओके, तो वहाँ पे आपको ये टेक्निक सेलेक्ट करने में, वहाँ आंसर लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो पता होना चाहिए टेक्निक किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। ठीक, स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एनवायरनमेंट से हमको ये चारों चीजें मिलती हैं। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, देन दीज टू आर दी पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि हमारे प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी को अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए कि हमारे माइनस पॉइंट क्या है। माइनस पॉइंट को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ का एडवांटेज लेना है। ओके, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ये हमको पता चलती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अपॉर्चुनिटीज को हमको एनकैश करना है और थ्रेट्स के लिए हमें प्रिपेयर होना है। सही है? और इसके लिए एक एनालिसिस की जाती है, ये जानने के लिए। इसका एक पूरा प्रोसीजर है लंबा चौड़ा, ओके, बहुत डिटेल्ड है। तो उसके थ्रू ये काम किया जाता है, बहुत ह्यूमन फोर्स लगती है इसमें, बड़े बड़े थिंकर बैठते हैं कंपनी के अंदर। देन दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी टूल टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रेटेजी इज हिस्टोरिकल क्रेडिटेड टू एल्बर्ट हम्फ्री को इसका क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि इसमें भी डिबेट है कि किसने ये पहले दिया था, उन्होंने दिया था नहीं दिया था, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो नहीं है, लेकिन आप खोजेंगे तो एक नाम आपको मिलेगा, एल्बर्ट हम्फ्री। केवल जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होती है तो वहाँ इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, बट इवन देन अगर आ गया तो पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में हुआ क्या? स्ट्रेंथ, फैक्टर्स दैट गिव अ फर्म एन एडवांटेज ओवर कंपेटिटर्स, कोर कंपिटेंसीज, यानी कि जो आपके यूएसबी हैं, आपके प्लस पॉइंट हैं, जो आपको दूसरों से, आपके कंपेटिटर से आगे बढ़ाते हैं, ये आपके स्ट्रेंथ हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी में भी होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि पर्सनैलिटी की एनालिसिस के लिए भी स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। वीकनेसेस की हम बात करें, जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपको हिंडर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हिंडरिंग द परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, तो वहां पे आपको उनको समझ के इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों इंटरनल मामला हो गया आपका। एक्सटर्नल में क्या आया भाई?
आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आई, फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अ फर्म कैन यूज टू इट्स एडवांटेज, फायदा उठाना, जैसा कि मैंने पॉलीबैग का एग्जांपल आपको दिया था। थ्रेट्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट हैव द पोटेंशियल टू हार्म अ बिजनेस, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, है ना, कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। ये था हमारा स्वॉट एनालिसिस। अब पूरी डिटेल में मैं आपको स्वॉट एनालिसिस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल आपको उतना पढ़ा रहा हूँ जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे स्वॉट एनालिसिस में स्वॉट में एस क्या है, डब्ल्यू क्या है, ओ क्या है, टी क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ओके, किसने दिया, ठीक, या किससे रिलेटेड है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी है। तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला हुआ 5 फोर्सेस मॉडल, किसने दिया था, ये माइकल ई पॉटर ने दिया था 5 फोर्सेस मॉडल इन 1979। तो इनका नाम पूछा जा सकता है कि 5 फोर्सेस मॉडल किसने दिया, माइकल ई पॉटर ने दिया। क्या होता है इस मॉडल में, दिस मॉडल आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेस 5 कंपेटिटिव फैक्टर्स दैट शेप एवरी इंडस्ट्री एंड हेल्प्स डिटरमाइन एन इंडस्ट्रीज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि आप अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने 5 फैक्टर्स बता दिए हैं, ठीक है ना। अब कौन से 5 फैक्टर्स हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पॉटर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसमें जो 5 फोर्सेस है वो ये है। पहला हुआ आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है, यहाँ से चलेंगे हम। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स यानी जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसमें क्या नए कुछ कंपेटिटर आ सकते हैं, तो ये कहलाएगी आपके लिए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, उनकी जानकारी रखिए। और नए एंट्रेंट्स आते हैं तो अगर आप बड़ी कंपनी है तो उनको टेक ओवर कर लीजिए ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट ना हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फोन पे का नाम सुना है? जी सर, सुना है। तो फोन पे एक्चुअली किसने बनाया, ये ऑलरेडी जो फ्लिपकार्ट है उसके कुछ लोग थे जो अलग होके उन्होंने फोन पे बना लिया। अब फ्लिपकार्ट तो पॉपुलर था, अब फोन पे और पॉपुलर हो जाता, तो फ्लिपकार्ट ने क्या कर लिया, उसको टेक ओवर कर लिया, तो यही है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, आपके साथ कोई नया व्यक्ति ना हो जाए, जुड़ जाए, या वो आपका कॉम्पिटिटर ना बन जाए, ये तो खैर उन्हीं के हिस्से से हुआ। कोई ऐसा मार्केट में आपने देखा होगा, नया कोई आया ब्रांड और उसे बड़ा ब्रांड जो है परचेज कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। आपने सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वही वाली बात है कि आपको इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा कि आपके बिजनेस का लॉस होगा। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ये आपका एक फोर्स था। नेक्स्ट हुआ आपका थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है भाई, या तो आपका कॉम्पिटिटर नया आ जाएगा या फिर आपके प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट ना बन जाए। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट नहीं, उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज बिकने लग जाए, तो वो उससे तो आपका पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है आपको, ठीक है ना। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अनदर पॉइंट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब आपके जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनसे आप कितना बार्गेन कर सकते हैं, और ये भी कोशिश करनी है कि जो आपको माल सप्लाई कर रहे हैं वो किसी दूसरे को भी सप्लाई कर रहे होंगे, है ना। तो आपको सप्लाई करना कहीं बंद ना कर दें, तो आप उनके हिसाब से बार्गेनिंग अच्छे से करके रखिए और किसी और को इस बार्गेनिंग पावर में जीतने मत दीजिए, ठीक है ना। भाई उसको उसका माल अगर महंगे में कोई खरीदेगा तो फिर आपको क्यों देगा, वो किसी दूसरे को देगा। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इस पर भी कंट्रोल करके रखिए, ठीक। नेक्स्ट हुआ आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, ये भी चीज़ है, आप इसको भी कंट्रोल करके रखिए। अगर कोई और कंपनी उसको सस्ते में बेच जाएगी कोई प्रोडक्ट, तो फिर आपका प्रोडक्ट क्यों क्यों लेगा, तो इसको भी कंट्रोल करके रखिए आप, ये फोर्स भी काम करेगा। नेक्स्ट हुआ आपका कंपेटिटिव राइवलरी, ये आपका वही मेन कंपटीशन हो गया जो ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। राइवलरी मतलब वही दुश्मनी की बात हो गई, आपस में फेस ऑफ की बात हो गई, तो वो तो आपकी कंटिन्यूसली आपका फोर्स है ही कि उनके साथ आपको टैकल करना है और उनके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है और इन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो 5 फोर्सेस मॉडल यही बताता है कि आप इन फोर्सेस की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कंपटीशन कौन सी चीज़ें दे रही हैं, आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, जिससे कि आप अपनी इंडस्ट्री को शेप कर सकते हो, ठीक है ना, और आपके मार्केटिंग डिसीजंस और बेहतर हो सकते हैं।
तो ये 5 फोर्सेस मॉडल हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की क्या संभावना है कि भाई 5 फोर्सेस मॉडल किसने दिया, माइकल पोर्टर ने दिया। कौन कौन से 5 फोर्सेस हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटिव राइवलरी। बस इतना याद रखना है हमको। नेक्स्ट जो टेक्निक आती है दैट इज ई टॉप एनालिसिस। ई टॉप मीन्स एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल एनालिसिस। तो ये फुल फॉर्म हमको याद रखना है। ई मतलब एनवायरमेंटल हो गया और टॉप यानी कि थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल और उसकी एनालिसिस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मॉनिटर करती है रेलेवेंट एनवायरनमेंट को, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, ताकि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकें, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकें। तो किसने दी थी ये एनालिसिस, एक व्यक्ति थे ग्ल्यूक, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और ये भी बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर है, इसके कई सारे स्टेप्स हैं। हमको केवल इसमें ये याद रखना है कि एनालिसिस किससे संबंधित है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग से संबंधित है। किसने दिया था, ग्ल्यूक ने दिया था, और इसका फुल फॉर्म क्या है। बाकी स्टेप्स आप एक बार देख लीजिए। हालांकि इसके क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट आ गया तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत लेंथी लाइंस हैं। डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, पहले एनवायरनमेंट को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड कीजिए, फिर एनालाइज कीजिए ईच सेक्टर का जो इम्पैक्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है, फिर उसको सब डिवाइड करेंगे ईच एनवायरमेंटल फैक्टर को, ठीक है, सब फैक्टर्स में, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव ईटॉप बन पाए। आप देखें कौन कौन से फैक्टर, पूरा एक प्रोफाइल तैयार करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे आप इम्पैक्ट ऑफ ईच सब फैक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। उनका एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखेंगे पूरी जानकारी कि कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। देन प्रिपेयरिंग अ समरी टू शो द मेजर फैक्टर्स फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये एक रिपोर्ट तैयार करना है इस पे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट के तौर पे, फैक्टर्स के तौर पे आपके बिजनेस को, आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर रही हैं या कर सकती हैं। ओके, तो इस पे स्टेप्स का क्वेश्चन तो खैर बनेगा नहीं, लेकिन फुल फॉर्म और ये किससे संबंधित है ये बन सकता है। अगला आ गया आपका पैसले एनालिसिस। पैसले एनालिसिस कुछ नहीं है, एक एक्रोनिम है, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़े थे ना, पॉलिटिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये वही सारे हैं। तो इसको एक एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फैक्टर्स इसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो एक फ्रेमवर्क बनाया गया और एक टूल का नाम दे दिया गया इसको, टू हेल्प आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनली प्रेजेंटेड एज अ 6 पिलर स्ट्रक्चर। किसने दिया था ये, तकरीबन 50 साल पहले की बात है। ओके, फ्रांसिस एग्यूलर ने दिया था, जो एक अमेरिकन स्कॉलर थे और एक्सपर्ट थे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। देखिए पैसले एनालिसिस में आपको वही पॉइंट मिलेंगे। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात हो गई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो गई, सोशल हो गया, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल हो गया, एल फॉर लीगल हो गया, और ई फॉर लास्ट में एनवायरमेंटल हो गया। ठीक है, तो इन सबको फैक्टर्स नाम दे दिया, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल वही हो गया जो भी आपको मैंने ऊपर नेचुरल के नाम ने या फिजिकल एनवायरनमेंट के नाम से पढ़ाया था, ये वही। ओके, तो अब पढ़ाना इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि पैसले एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है, पैसले एनालिसिस किससे रिलेटेड है। तो पैसले एनालिसिस रिलेटेड आपकी इन्वायरमेंट स्कैनिंग की एक टेक्निक है, फ्रांसिस एग्यूलर ने इसको दिया था, और इसके फुल फॉर्म ये है। ओके, इसका जो डेवलपमेंट हुआ इसे कई और नाम से भी जाना जाता है। अब पता नहीं क्वेश्चन किसको उठा के पूछ लें, किस किताब में से कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले इसको पेस्ट नाम दिया गया, PEST। पेस्ट का मतलब क्या था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ओके, तो शुरुआत में ये दिया था एग्यूलर जी ने, उसको फिर स्टेप नाम दे दिया किसी ने। ओके, अब इसमें से स्टेप, कोई पेस्ट कोई उल्टा उठा के स्टेप बना दिया, आगे पीछे कर दिए। उसके बाद स्टीपल नाम दे दिया किसी ने, बोला भाई नहीं पहले ये वाला सीक्वेंस रखिए, आप पहले इसको रखिए, सोशोलॉजिकल को। अब इसमें एक ही बढ़ गया आपका, ठीक है, वो एथिकल में आ गया। फिर किसी ने इसका नाम स्लेप्ट कर दिया, तो चेंज होता रहा इस तरीके से। ऐसे ही पेस्लिएट नाम हो गया, इसमें 2-3 फैक्टर और बढ़ गए, इंटरनेशनल डेमोग्राफिक। फिर लास्ट में लॉन्ग पेस्ले भी नाम हो गया, इसमें और कुछ फैक्टर बढ़ गए। तो केवल जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट केवल वही है पेस्ले, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसको याद रखना इतना टिपिकल नहीं। जब पेस्ले याद रह सकता है तो इन सब चीज़ों का आइडिया आप लगा ही लेंगे। ओके,
खैर, तो इनके हिसाब से ये है कि जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप पेन डाउन कीजिए और उस फैक्टर्स के हिसाब से फिर काम कीजिए, ये एनालिसिस ये कहती है। नेक्स्ट हुआ आपका मार्केट सर्वे। तो मार्केट सर्वे नाम से क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा कि डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फर्स्ट हैंड डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा को हम प्राइमरी डेटा भी कह सकते हैं, यानी कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेटा कलेक्ट किया हम यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद डेटा कलेक्ट करेंगे, फीडबैक लेंगे डायरेक्ट कस्टमर्स का, वेंडर्स हो गए जो सेलर्स, रिटेलर्स, होलसेलर, स्टेक होल्डर जो भी है हमारे, और जनरल पब्लिक, उनका फीडबैक लेंगे, ठीक है, कलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग जो है स्ट्रेटजी प्लान करें। तो मार्केट सर्वेज आर यूजुअली कंडक्टेड टू गैदर डेटा सो दैट बेटर मार्केटिंग, ग्रोथ एंड प्रोडक्ट डिसीजंस कैन बी मेड, ठीक है ना। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि कस्टमर का फीडबैक लेना, रिव्यू लेना, रेटिंग्स लेना, जिससे कि वो और अपने सिस्टम को सुधार कर सके। ओके, अब इसमें क्या क्या आ जाता है मार्केटिंग सर्वे में? पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सर्वे, क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द टारगेट मार्केट देखिए। उसके बाद हाउ विल यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन कैसे आप तक पहुंचेगी, उसके लिए क्वेश्चनेयर बनाइए, कुछ क्वेश्चंस तो बनाने पड़ेंगे, फीडबैक लेंगे तो। कंडक्टिंग द एक्चुअल ऑन फील्ड सर्वे, फिर उसको कंडक्ट कीजिए, कुछ लोगों को लगाइए या फिर आपके जो होलसेलर रिटेलर हैं उन्हीं से भरवाइए, उनको बोलिए कस्टमर को फीडबैक फॉर्म दें, वो भरें, या फिर वेबसाइट पे आप भरवा लीजिए, पूछ लीजिए। एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको आ गई सर्वे के बाद, उस इन्फॉर्मेशन को उसका एनालिसिस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसमें सुधार करके टेस्ट मार्केटिंग कीजिए और फिर जो भी आप सुधार करना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट एंड रिपीट करते रहिए। तो मार्केट सर्वे ये है। ओके, नेक्स्ट हुआ आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग वैसे आपने पढ़ा होगा, आगे का अनुमान लगाना होता है, इज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे का अनुमान लगाना। सभी लोग अनुमान लगाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो अनुमान लगाती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है। तो ज़्यादा रेलेवेंट होता है बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड दी एंटायर फ्यूचर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दी एम्प्लॉयज़ एंड ऑल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो इसलिए वो हल्के में इन चीज़ों को नहीं ले सकते। तो जो भी वो अनुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड डेटा। तो एक फोरकास्टिंग एक टूल है जो आपको मार्केटिंग मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देता है डेटा की, ठीक है, जानकारी देता है किसके बारे में, प्रोजेक्टेड सेल का मतलब है जो सेल होने वाली है या हो सकती है, कितनी रहेगी, सेल्स की कॉस्ट क्या पड़ जाएगी, मार्केट शेयर क्या रहेगा, एंड अदर एरियाज ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इससे कहीं ना कहीं हमको मार्केटिंग की प्लानिंग करने में, उसे कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसके स्टेप्स क्या रहते हैं? पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं आपके, फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर फोरकास्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करें। टेक्निक के बारे में बात करूं, देयर आर वेरियस टेक्निक्स, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की, ठीक है। कुछ क्वांटिटेटिव हैं और कुछ क्वालिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव में बहुत कुछ सोचा जाता है, समझा जाता है। क्वांटिटेटिव में क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला लगाया जाता है डेटा वेटा के बेसिस पे। तो कई सारी टेक्निक्स हैं, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, और फिर उसको आप मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये आपका फोरकास्टिंग में आ जाएगा। तो हमको केवल इतना पता होना है कि फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। एंड फोरकास्टिंग इज अ टूल ऑफ व्हाट? इट इज़ अ टूल ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है ना। तो कितने टूल या टेक्निक हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग के पढ़े? टोटल 5-6 होंगे। स्वॉट एनालिसिस पढ़ा, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल एनालिसिस पढ़ा, पैसल एनालिसिस पढ़ा, मार्केट सर्वे एंड फोरकास्टिंग। ओके, क्लियर है ईश्वर आपको यहाँ तक? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है। ये जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है इसकी स्कैनिंग आपने कर ली, ठीक है, सर अच्छी। एक बार फोरकास्टिंग और बता दो बढ़िया पे। फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाना कि आपकी डिमांड कितनी अच्छा, मार्केट रहेगी। का। हाँ, एक्चुअल में मतलब ये है, लेकिन कंपनी ये काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और अंदाजा लगाने से उसे क्या मिल जाएगा, डेटा के बेसिस पे जानकारी क्या मिलेगी, भाई हमारी सेल वॉल्यूम कितना रहेगा, उसमें कितनी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व रहेगी, मार्केट शेयर हमारे प्रोडक्ट का कितना रहेगा, और भी एरियाज हो सकते हैं जिसको मार्केटिंग प्लानिंग और कंट्रोल करने में वो सारी जानकारियां मदद करेंगी। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, डिमांड का अनुमान लगाना, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है।
कि आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स को लेके, आप सेल्स का भी कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट का भी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, तो वो फिलहाल हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे। ओके, अगला आ जाता है आपका कि देखिए हमने पहले क्या समझा कि भाई मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, फिर हमने वो समझ लिया, उसके बाद हमने कहा भाई इसको स्कैन करो, जानकारी लो, ठीक है ना, ताकि ये सब किया जा सके। अब जानकारी तो ले ली, अब एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर्स हैं। अब वही वाली बात आ गई जो भी हम कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करें और थ्रेट्स के लिए आप प्रिपेयर रहें, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट की गई हैं कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी है इसमें एंटीसिपेटिंग एंड अडेप्टिंग। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है कि पहले से किसी बात का अनुमान लगाना, फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कह सकते हो आप, ठीक है, यानी कि एक कदम पहले पहुंच जाना किसी चीज़ पे। और अडेप्टिंग का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से उसमें ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन या चेंजेस करें, ठीक। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एंटीसिपेशन करिए और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लीजिए, जैसे भी हमने पॉलीबैग का एग्जांपल लिया था, बाय एनकैशिंग दैम। तो आप अपने हिसाब से आपने अडेप्ट कर लिया अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने बिजनेस को, ठीक है। भाई पहले आप कपड़ा बना रहे थे, अब थैला भी बनाना है, उसके लिए जो मशीन या टेक्नोलॉजी लगानी है आपने लगा दिया, है ना, ह्यूमन सोर्स तैयार कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार कर दिया, तो आपने अडेप्टेशन कर दिया एंटीसिपेशन करके। इसी तरीके से थ्रेट्स के मामले में हो सकता है, ठीक, कि आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में जानकारी मिल गई भी ये होने वाला है, तो उसके लिए आपने पहले से कुछ तैयारी कर ली ताकि आप उसे बेहतर तरीके से फेस कर पाएँ, है ना। प्राइजेस का मामला हो सकता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो प्राइजेस घटाने वाले हैं, ठीक है। अगर वो घटाने वाले हैं तो आपने भी इसकी जानकारी पहले ले ली और आपने भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया जिससे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम आ रही है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है तो आप भी प्राइस घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका एंटीसिपेट करना और अडेप्ट करना। पहले पता लगाइए, अनुमान लगाइए और फिर अडेप्ट कर लीजिए। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये हो गई, बहुत कॉमन है इसकी, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की। ओके, नेक्स्ट हुआ आपका स्मूथिंग या लेवलिंग कह सकते हैं। ये एक्चुअली उन बिजनेसेस के लिए होता है जहाँ पे सीजनल सेल होती है, ठीक। तो आपने डिमांड की फोरकास्टिंग कर ली, अब आपको पता है कि किस टाइम पे ज़्यादा डिमांड होगी, किस पे कम होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, तो सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड आपको पता है कि समर सीजन में ज़्यादा होती है और विंटर में कम होती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे अप्लाइंसेस हैं जैसे कि कूलर, एसी हुआ, इसमें भी जिस जोग्राफिकल एरिया में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आप देखें, जैसे कि नॉर्थ की तरफ हम बात करें, नॉर्थ इंडिया में, तो आप देखेंगे इस वक्त समर चल रही होगी मई जून में, और उसके बाद फिर विंटर के जो है 2-3 महीने होते हैं आपके, नवंबर के बाद शुरू हो जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपको पता है कि आपकी डिमांड किस मौसम में, किस महीने में ज़्यादा होने वाली है, किस में कम होने वाली। तो जहाँ कम होने वाली है आप उसको भी लेवल करने की कोशिश करें, स्मूथ करने की कोशिश करें ऑफ सीजन में, बाय प्रोवाइडिंग डिस्काउंट एंड ऑफर्स। आपने देखा होगा जो वुलन क्लोथ्स हैं, अगर गर्मियां चल रही हैं, वुलन क्लोथ्स मिल रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं, या उस वक्त आप विंटर में कूलर खरीदने जाओगे सस्ता मिल जाएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं ताकि आपकी जो सेल्स है ओवरऑल पूरे साल भर वो लेवल रहे, है ना। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्मूथिंग और लेवलिंग। ओके, नेक्स्ट हुआ आपका राशनिंग। राशनिंग का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसी स्थिति है, मान लीजिए कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ गई पूरे कंट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो कोई प्रोडक्ट की स्कार्सिटी हो गई, है ना, या किसी सर्विस की स्कार्सिटी हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको राशनड कर सकते हैं, राशनड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। राशन का मतलब क्या होता है कि फिक्स परसेंटेज ही कुछ कुछ एरियाज को दिया जाए। जैसे कि अभी हम बात करें, अब गवर्नमेंट का एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुआ, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे फिर बिजली की कटौती होना शुरू हो गई कुछ एरियाज में, यूपी में स्पेशली, ठीक है, कुछ एमपी के कुछ एरिया, इवन दिल्ली में भी हुई। कटौती देने का मतलब क्या है कि अभी हम थोड़ा थोड़ा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पूरा है नहीं, ठीक है। तो उसको टाइम को जब तक और आ नहीं जाएगा तब तक समय तो काटना है, सिचुएशन हैंडल करनी है। सो दिस इज दी स्ट्रैटेजी टू हैंडल दैट, राशनिंग वाला काम कर सकते हैं आप जब आपको ऐसी जानकारी मिल गई है तो। ओके,
नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक और स्ट्रेटेजी किससे संबंधित है ये, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अगर आपको मान लीजिए आपने ऑर्डर ले लिया बड़ा किसी कंपनी का और प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी उतनी है नहीं, अब आपको प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, ठीक है ना, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आपको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, आपके पास या उतना पैसा नहीं है या इतनी कॉस्ट एक ऑर्डर के लिए आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, व्हाटएवर, और इतनी जल्दी टाइम बाइंडिंग्स हैं आपकी, और ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपके कंपेटिटर के पास ऑर्डर चला जाएगा, शायद सस्ते कॉस्ट में चला जाए या महंगे कॉस्ट में चला जाए, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन करना है आपको, तो क्या करेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, आप बीच में जो मुनाफा है वो कमा लीजिए, कुछ आप बनाइए कुछ दूसरे से बनवाइए, काम आप ऑर्डर पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो आप पहले जानकारी रखें कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो हमको लिमिट कर रहे हैं सब करने के लिए, तब जाके आप ये सारे स्टेप ले पाएंगे। ऐसी एक और स्ट्रैटेजी हो गई आपकी प्रिक्योरमेंट ऑफ की पर्सनल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, की पर्सनल कौन होते हैं, की पर्सनल होते हैं एक्सपीरियंस्ड एंड स्पेशलाइज्ड पर्सन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे कि बहुत पॉपुलर नेम है सुंदर पिचाई, अभी राइट नाउ गूगल के अल्फ़ाबेट वाले उसमें ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक। तो सुंदर पिचाई एक ऐसी की पर्सनल बन चुके हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी होगी वो चाहेगी इनको कि इनको हायर कर ले, और ताकि गूगल को हम बीट कर सकें और अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा सकें, ठीक है ना। तो ये भी आप स्ट्रैटेजी कर सकते हैं प्रिक्योरमेंट ऑफ की पर्सनल। ओके, लास्ट है इसमें कोलेसिंग। कोलेसिंग क्या है, नोइंग अबाउट द कंपटीशन द मार्केट, आपने मार्केट में जो कंपटीशन है उसके बारे में जानकारी ली। अब भाई कंपटीशन है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, अब आप एंटर नहीं कर सकते, तो आप क्या कर लीजिए, आप अलायंसेस कीजिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में मारुति को नव्स पता थी, ठीक है, इंडियन बायर की, उन्होंने अपनी 800 गाड़ी लॉन्च की, है ना। उसके बाद सुजुकी आई, सुजुकी को अपना बिजनेस इंडिया में फैलाना था, उन्होंने मारुति का हाथ थामा, और आज देखिए मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं इंडिया के अंदर। ओके, ये कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कुछ ऐसा मूव हो गया एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर एक फीचर है डायनेमिक का, वो बदलता रहेगा। अब आपने देखा टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल हम लेते हैं, जियो लॉन्च हुआ तो जितने भी बाकी टेलीकम्युनिकेशन वाले थे सब प्रॉब्लम में आ गए, कई सारे लोगों की तो दुकान बंद हो गई, क्यों, क्योंकि वो उस कंपेटिटिव मूव के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, फोर्सी नहीं कर पाए उसको, या फिर उसके लिए अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, या फिर उनकी कैपेसिटी काम नहीं कर रही थी। ओके, एयरटेल झेल गया, क्यों झेल गया, इसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, बाकी एक्टिविटीज से इसने पैसा कमाया। ओके, इसी तरीके से आइडिया और वोडाफोन, इनको क्या करना पड़ा भाई, मर्जर करना पड़ा, अब दोनों जो है वीआई के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है किस वजह से हुआ, कंपटीशन की वजह से हुआ। तो कंपटीशन के बीट करने के लिए जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप जो है अलायंस यानी कोलेसिंग वाली स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। कोलेसिंग का मतलब ये है कि आप एग्रीमेंट कर लीजिए टू ग्रो टुगेदर, साथ में आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, ताकि आप पूरे मार्केट का एडवांटेज ले सकें। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिससे कि आप डील कर सकते हैं। ओके, स्ट्रैटेजीज डायरेक्ट पूछने आने की संभावना कम है, लेकिन कोई भी टर्म उठा के उसका मीनिंग पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रखना जरूरी था। चलिए, अगला है आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें कई सारे सब सिस्टम होते हैं, जिसमें एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में आपको एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा इंफॉर्मेशन। बहुत काम करता हूँ घर में इस पे ऑफिस में, हाँ हाँ जो हाँ, पूरा बायोमेट्रिक ऑफिस का मैंने इस पे कंट्रोल कर रखा है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आपकी जानकारी, आपका जो फील्ड की बात है। तो इसी तरीके से मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये एक सिस्टमेटिक वे है, कलेक्शन करिए आप, एनालिसिस करिए, इंटरप्रिटेशन करिए, स्टोरेज डिसेमिनेशन ऑफ द मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से टू द मार्केटर्स ऑन रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे ये काम चलता है। अब ये क्या होगा, ये MIS का काम होता है, आपको भी पता है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को मार्केटर्स तक पहुंचाना,
ताकि जो एफिशिएंट डिसीजंस हैं रिलेटेड टू दी मार्केटिंग ऑपरेशंस, जैसे कि प्राइसिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मीडिया प्रमोशन हुआ, वो डिसीजंस लिए जा सकें, बिकॉज सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। ठीक है, अब इसके 4 कंपोनेंट हैं जो हमको याद रखने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इंटरनल रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस, देन मार्केटिंग रिसर्च, एंड देन लास्ट इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इंटरनल रिकॉर्ड जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ये हमको जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो प्रोवाइड करवाता है। वो आपको बेहतर पता है, किसी स्टाफ के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो जानकारी मिल जाएगा, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस एक्सेट्रा। मार्केटिंग इंटेलिजेंस में क्या होगा, ये बाहर की जानकारी देगा हो, तो इसमें हमारे कुछ लोग लगे रहेंगे जो हमें बाहर की इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे। बाहर की इंफॉर्मेशन में वही सारे फैक्टर्स आ गए, मैक्रो माइक्रो, यानी कंपेटिटर की जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट की जानकारी चाहिए, सरकार क्या कर रही है, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, तमाम चीज़। मार्केटिंग रिसर्च में क्या होगा, अब हमारे सामने कुछ ना कुछ, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, वो काम मार्केटिंग रिसर्च में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा, इसमें एक टीम लगेगी आपकी। फिर आप डिसीजंस लेंगे, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ टूल्स निकाले जाते हैं जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन या प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने आया है आप उसकी एनालिसिस कीजिए और उसको बेटर करते हुए डिसीजंस लीजिए। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम ये काम करता है। एक इमेज मैंने और लगाई है ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। वैसे तो आपको ये सब क्लियर ही है क्योंकि आप बता रहे हैं, आप इस पे काम करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते वो समझ सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं आप, कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या कर रहा है, इसको जो इंटरनल रिकॉर्ड्स था इसको हम इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम भी कह देते हैं कई बार। तो ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें मार्केट्स आ रहा है, टेक्नोलॉजी, चैनल्स, ये सब कुछ आ रहा है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने ले लिए। तो यहाँ से डेटा जो है इनके पास पहुँचेगा भाई, इंटरनल, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन हो गई। और जो हमारा ये इंटेलिजेंस वाला है ये भी इंफॉर्मेशन लेगा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, बाहर से ले रहा है, ठीक, आउटसाइड इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है कहीं ना कहीं से निकल के। ओके फाइन। और जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है, ठीक, ये इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं, ये आउटपुट का एलोकेशन होगा उसके बाद। ये देखिए आपस में सब जुड़े हुए हैं, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम भी मार्केटिंग रिसर्च को जो है जानकारी देगा, भाई इनको जानकारी जहाँ से इंटरनल डेटा की मिल रही है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम ये बाहर के सिस्टम की जानकारी इनको देगा, ठीक है ना। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी जानकारी यहाँ पे आएगी, चारों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक, कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या होगा, फाइनली जो एलोकेटिंग आउटपुट है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आप ले सकते हैं, कंट्रोल डिसीजंस ले सकते हैं और ऑपरेशनल डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये कहलाएगा आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है भाई ये है क्या। मान लीजिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग ऑप्शन दे दिया, टारगेट मार्केटिंग दे दिया, कुछ भी दे देंगे आपको, सिमिलर टर्म्स होते हैं ना वो ज़्यादा दे दिए जाते हैं। जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी वाली बात। या फिर इसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स पूछ लिए जाएंगे और उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। किसी की एक की डेफिनेशन उठा ली और पूछ लिया बताइए भाई ये कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा है। कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सेज या कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। 4 ऑप्शन वहाँ आपको दे दिए तो आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो है मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फाइन, इसी से रिलेटेड था तो इसमें ये इंक्लूड हमने कर लिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं सर, अभी समझ में लगे अच्छे से। चलिए ठीक है, एक बार रिव्यू जी सर। कीजिएगा इसको। खत्म करें भाई ईश्वर आज की क्लास यहीं पे। जी चलिए सर। ओके बाय बाय।